मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण व अपचयन का जो चैप्टर था उसके अंतर्गत यूज ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी कड़ी में हमारा अगला बिंदु है लैटिमर्स रूल। लैटिमर का नियम क्या है? देखिए कि 1952 में WM लैटिमर ने ये प्रेक्षित किया कि विभिन्न रेडॉक्स अभिक्रियाओं में यदि विभव का अंतर 0.6 वोल्ट या इससे अधिक आता है तो वे अभिक्रियाएं निश्चित रूप से संपन्न होती हैं, परंतु यदि यह मान 0.6 वोल्ट से कम अर्थात 0.1 और 0.2 वोल्ट के बराबर आता है तो अभिक्रिया संदिग्ध हो जाती है, अर्थात संपन्न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस नियम के आधार पर हम यह स्पष्ट करेंगे कि यदि अभिक्रिया के दौरान रेडॉक्स विभवों का अंतर 0.6 वोल्ट्स या इससे ज़्यादा आता है तो अभिक्रिया निश्चित रूप से संपन्न होगी, और इससे कम आता है तो अभिक्रिया डाउटफुल हो जाती है। इस नियम को 0.6 वोल्ट का नियम भी कहते हैं। आज हम इसी नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उदाहरण सहित हम इसकी व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से हम 0.6 वोल्ट के नियम के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई अभिक्रिया संपन्न होगी अथवा नहीं होगी। इसके लिए एक सिंपल उदाहरण हम लेते हैं कि क्या होगा यदि अम्लीय पोटेशियम आयोडेट के विलयन को अम्लीय पोटेशियम आयोडेट के विलयन को हम Ki विलयन में मिलाते हैं तो, और इसके लिए हमें जो रेडॉक्स पोटेंशियल, विभिन्न जो अर्ध अभिक्रियाएँ होंगी उनके रेडॉक्स पोटेंशियल के जो डाटा दे रखे हैं वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखिए आप इसके अंतर्गत कि ये जो अभिक्रिया है E0 माइनस I2 विल बी इक्वल टू 1.20 वोल्ट, और दूसरी जो डाटा दे रखा है E0 I माइनस बराबर प्लस 0.54 वोल्ट। तो ये दो डाटा हमारे पास में हैं जिनके आधार पर हमें एक्सप्लेन करना है कि अम्लीय विलयन जो है KiO3 का, उसके अंदर Ki का विलयन मिलाया जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहला बिंदु तो यह है कि हमें कौन से इलेक्ट्रोड के अंदर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होगी और कौन से इलेक्ट्रोड के अंदर अपचयन की अभिक्रिया होगी, ये तय करना है। तो ये तय करने के लिए जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, दो तरीके हैं इसके लिए। पहला तरीका तो ये है कि इस प्रकार से हम एक सेल का निर्माण करें, और सेल के अंदर चूँकि हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी जिसे हम एनोड कहते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर अपचयन की अभिक्रिया होगी जिसे हम कैथोड कहते हैं। कौन से इनमें से पेयर को हम ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया के लिए सेलेक्ट करें, कौन से को हम रिडक्शन की अभिक्रिया के लिए सेलेक्ट करें। तो जो नियम है वो बिल्कुल सिंपल है, जैसा आपको दे रखा था कि हम सबसे पहले इस तरफ से, यानी कि ये लेफ़्ट है बाएं हाथ की ओर और ये है दाएं हाथ की तरफ, तो कौन से इलेक्ट्रोड पेयर को हम बाएं हाथ का अर्ध सेल बनाएंगे और कौन से को दाएं हाथ का अर्ध सेल बनाएंगे। नियम यह है कि जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान नेगेटिव हो वो हमेशा बाएं हाथ का अर्ध सेल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक हो वे दाएं हाथ के इलेक्ट्रोड अर्ध सेल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चूँकि यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, धनात्मक वैल्यू है इनकी दोनों ही इलेक्ट्रोड विभव के मानों की, तो कौन से को लें? जिसका कम धनात्मक हो। तो कम धनात्मक किसका है? ये वाला, ये जो पार्ट है, ये बिंदु, ये आपका कम धनात्मक है, तो ये जो पेयर है वो यहाँ पर होगा। अर्थात
यहाँ पर ये जो पेयर दिया हुआ है इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होगी, जबकि ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें रिडक्शन पोटेंशियल, यानी I0 I2 के अंदर जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान है 0 और ये है -1, I के अंदर माइनस, आयोडाइड के अंदर है -1, आयोडीन कन्वर्ट हो रहा है आयोडाइड में 0 से -1 में, अर्थात रिडक्शन हो रहा है। जबकि जब इस के अंतर्गत अपन इसको लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड के रूप में, बाएं हाथ के अर्ध सेल के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, यानी कि ठीक इसके अपोजिट अभिक्रिया संपन्न होगी। दूसरा बिंदु था अपना कि इधर यहाँ पर क्या लेंगे, इसको लेंगे, अर्थात इसके अंदर अपचयन की अभिक्रिया निश्चित रूप से संपन्न होगी। जैसा इसमें ऑक्सीकरण की तो इसमें अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होगी। तो पहला बिंदु तो ये था कि जो दिया हुआ डाटा है, जो रेडॉक्स पोटेंशियल दे रखे हैं, उनके आधार पर हम ये तय करें कि किस इलेक्ट्रोड को हम बाएं हाथ के इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करें और किस इलेक्ट्रोड को हम दाएं हाथ के इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करें। उसके बाद में हमारा जो अगला बिंदु है, जो दूसरा पॉइंट है, के आधार पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसको हम बाएं हाथ की तरफ लें, किसको हम दाएं हाथ की तरफ लें। बिल्कुल सिंपल, जो दोनों पेयर दे रखे हैं उनमें सबसे पहले हम उसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है उसको डिसाइड करते हैं कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ से कहाँ में बदल रही है। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहला जो पेयर है ये वाला, इसमें IO3-, तो इसमें I की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो यहाँ है +5, ये कन्वर्ट हो रही है 0 में, +5 0 में, यानी रिडक्शन हो रहा है इसका। इसमें कहाँ हो रही है, 0 से -1 में, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। तो कौन से में तो रिडक्शन होगा और कौन से में अपचयन ऑक्सीडेशन होगा, ये तय करना हमें। तो यहाँ से ये कि जिस पेयर में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाए उसका हमेशा अपचयन होगा। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था इसमें किसमें, इसमें, तो इसका तो होगा अपचयन। तो ठीक अपोजिट, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है इसलिए इसमें हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो हम तय कर सकते हैं कि किस युग्म में ऑक्सीकरण होगा युग्म में और किस युग्म में आपका अपचयन होगा। तो एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि इधर हम लेंगे इसको और दूसरी तरफ लेंगे इसको, उसके बाद में हम इनकी अर्ध अभिक्रियाएँ लिखेंगे। तो अर्ध अभिक्रियाएँ क्या होंगी, सबसे पहले देखिए, क्योंकि पहली अर्ध अभिक्रिया होगी आपकी IO3- एक्वस आयन, और ये कन्वर्ट होगा आपका किसके अंतर्गत, I2 के अंदर। तो I2 में यहाँ बदल रहा है ये, तो यहाँ से जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो सबसे पहला बिंदु क्या होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +5 और इसकी है 0, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया संपन्न होगी वो होगी रिडक्शन, यानी अपचयन की अभिक्रिया इसके अंतर्गत संपन्न होगी। और दूसरी जो रिएक्शन होगी आपकी वो, क्योंकि उसमें हमें ऑक्सीकरण करना है, I- ये कन्वर्टेड इनटू I2, जिसके अंदर -1 से ये जो है 0 में होगा, अर्थात ये अभिक्रिया होगी आपकी ऑक्सीडेशन की। दोनों जो अभिक्रियाएं हैं, अब हमको इन अभिक्रियाओं को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला बिंदु ये है कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर 2 है, इधर आयोडीन जो है वो बैलेंस हो गई। आयोडीन बैलेंस हो गई तो उसके बाद में देखिए इधर कितने हैं, इस साइड में, इस साइड के अंदर है 6O ऑक्सीजन एटम है, लेकिन उसके दूसरी साइड में ऑक्सीजन नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर जितने ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करेंगे। तो जितनी मात्रा में है उतनी संख्या में 6H2O लिक्विड मैंने यहाँ पर ये इस प्रकार से जोड़ दिया, 6H2O लिक्विड जोड़ दिया। जैसे मैंने 6H2O जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गए। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6H2O यानी कि 12H+ आयन इसके दूसरी साइड में मैंने जोड़ दिए। 12H+ आयन है, ये माइनस हो गए, अब भी बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए चूंकि ये अपचयन की अभिक्रिया है तो यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ और आएगी छोटी सी, वो ये आएगी कि +10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये अभिक्रिया आपने बैलेंस कर दी कि 2IO3 एक्वस आयन +12H+ आयन एक्वस आयन
प्लस 10 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू I2 6H2O लिक्विड के अंदर ये बदल रहा है। तो यहाँ से एक बैलेंस समीकरण प्राप्त हुई। अब दूसरे समीकरण में देखिए, यहाँ पर अपने पास में I2 है 2, जबकि यहाँ पर है 1, तो मैं इसको पहली बात तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और क्योंकि इसके अंदर -1 से ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंतर्गत, I0 में, तो अर्थात यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब हमें इन दोनों को बैलेंस करना है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम हो रहे हैं अपचयन की अभिक्रिया में काम आ रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, और निकलने चाहिए तो इसको मैं क्या करूँ, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन से ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो गए। अब आप जोड़ दीजिए इसको, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आई, 2IO3 माइनस एक्वस आयन प्लस 12H प्लस आयन प्लस 10I माइनस एक्वस आयन कन्वर्टेड इनटू, ये हो गया आपका 6I2 प्लस अगेन आपका हो गया 6H2O लिक्विड। ये हमें इसके अंतर्गत प्राप्त हो रहा है 6I2 प्लस 5 और 1 6 और ये 6H2O। तो अब आप इसके बाद में इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा IO3 माइनस एक्वस आयन प्लस 12 यानी कि 6H प्लस आयन एक्वस 5I माइनस एक्वस इक्वल टू 3I2 3H2O लिक्विड। तो इस प्रकार से हमें ये एक संतुलित जो समीकरण है वो यहाँ पर प्राप्त होगा। अब देखिए कि जो संतुलित समीकरण है हमने लिख दिया दोनों को जोड़ करके, लेकिन हमारा जो मुख्य काम था वो अभी शेष है कि इस प्रकार से पहली बात तो ये हुई कि हमने बैलेंस इक्वेशन इसका प्राप्त कर लिया। अब ये अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी ये आप E0 सेल के द्वारा या इसके आधार पर भी निकाल सकते हैं। पहली जो अभिक्रिया थी उसके अंतर्गत और दूसरी अभिक्रिया थी, तो E0 सेल बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, ये अपना फॉर्मूला है। तो इसके अंतर्गत E0 राइट के अंदर अपन ने ये लिया है, तो यहाँ पर ये है आपका है, तो इसका मान है प्लस 1.20 वोल्ट माइनस दूसरा हो जाएगा 0.54 वोल्ट, क्योंकि ये इधर आ गया तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर अपन निकालते हैं तो इसका मान आ गया प्लस 0.66 वोल्ट, ये E0 सेल आया प्लस 0.66 वोल्ट, 66 प्लस 0.66 वोल्ट। दैट मीन्स कि ये जो रेडॉक्स विभव का मान हमें प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर सेल विभव का मान जो प्राप्त हो रहा है ये हमें प्राप्त हो रहा है 0.66 वोल्ट प्लस के अंतर्गत। तो एक कंडीशन तो ये हुई कि चूंकि इसका जो मान है वो धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, और पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है इसका मतलब कि ये अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु, सेकंड पॉइंट जो हमें इससे क्लियर हो रहा है, स्पष्ट है कि ये जो मान है वो आपका इस 0.6 वोल्ट के नियमानुसार 0.6 से ये मान ज़्यादा है, अर्थात ये अभिक्रिया निश्चित रूप से संपन्न होगी। तो इस प्रकार से हम विभिन्न अभिक्रियाओं को इस 0.6 वोल्ट के नियम से या लैटिमर रूल्स के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी और कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसके बाद कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं
जिनमें ये मान 0.6 वोल्ट से कम प्राप्त होता है लेकिन वैल्यू धनात्मक होती है, तो वो अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो डाउटफुल हो जाती है, संदिग्ध हो जाती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो एंटी क्लॉकवाइज नियम है, वामावर्त नियम जिसको कहते हैं अपन, के आधार पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि जिसका मान, विभव का मान 0.6 वोल्ट से कम आ रहा है वो संभव है या नहीं, होती है या नहीं, ये हम हमारे अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी से मेरा पुनः आग्रह है कि साथ ही साथ अपना अध्ययन जारी रखें। किसी प्रकार का सवाल हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जा कर के पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, जिसका उत्तर समय पे आपको दिया जा सके। धन्यवाद।